सो आवर टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हमने पहले ही कर लिया है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग ऑफ डेटा? और प्रोसेसिंग में बेसिकली एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन करते हैं. और जब हमने डेटा को जमा किया, उसको एडिट कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, टेबुलेट कर लिया, उसके बाद उसकी एनालिसिस शुरू होती है. ठीक है, मतलब डेटा का वन स्टेप फिल्ट्रेशन जब हो जाता है, उसके बाद ही एनालाइज कर सकते हैं हम डेटा को. तो पहले प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद एनालिसिस होगा. ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ डेटा basically refers to the computation of certain measures along with searching for pattern of relationship that exist among data. हम जब भी कोई डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमारा जो मोटिव होता है वो किसी ना किसी तरह के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है. कि अगर हम, जैसे आपको पहले का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं ये दवाई खा रही हूँ तो क्या मेरा वजन कम हो रहा है या नहीं. तो दवाई खाना और वजन का कम होना या वजन का बढ़ना या वजन का सेम रहना, वेट का, वो उन दोनों के बीच में हमको क्या ढूंढना है? हम वहां पे पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि अगर हम दवाई खा रहे हैं तो ये घट रहा है या बढ़ रहा है. ठीक है, मेरा वेट घट रहा है या बढ़ रहा है. या कोई दवाई पैरासिटामोल खाया तो उसका फीवर बढ़ रहा है, घट रहा है. तो हम हमेशा किसी ना किसी तरह का पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और इसी वजह से हम एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं. तो एनालिसिस ऑफ डेटा पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होता है पैटर्न एनालिसिस में. और साथ साथ हम एक प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी एक डेटा फॉर्म हो रहा है हमारे पास, वो किसी ना किसी तरह के एक पैटर्न को, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करे, एक रिलेशनशिप को फॉलो करे. तो in the process of analysis, relationship or differences supporting or conflicting with the original or new hypothesis should be subjected to statistical test of significance to determine with what validity data can be said to indicate any conclusion. किसी भी डेटा को कंक्लूड करने के लिए हम सबसे पहले किसी ना किसी तरह का रिलेशनशिप, किसी ना किसी तरह का डिफरेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं. मे बी वो पहले से जो हमारा डेटा है उसको सपोर्ट करे या तो उसको कॉन्फ्लिक्ट करे. मतलब नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. हमारा पहले का डेटा एनालिसिस कहता है कि पैरासिटामोल खाने से फीवर घट जाता है. ठीक है, तो अगर हम अपना एक रिसर्च कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, पैरासिटामोल का फीवर से कोई लेना देना नहीं, तो हम यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं वहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि अगर कोई कह रहा है कि नहीं, पैरासिटामोल खाने से फीवर हमेशा ही घट जाता है, और पैरासिटामोल कहीं भी किसी भी दवाई के कॉम्पोजिशन में डालेंगे तो इट हैज अ कैपेसिटी टू लोअर डाउन द टेम्परेचर. तो उसके लिए अगर हम कर रहे हैं कोई डेटा एनालिसिस, तो ये क्या कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है हमारा पहले का एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस को. तो हम एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए या तो उसको कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए हम करते हैं डेटा एनालिसिस. और मेजरली हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ना किसी तरह का रिलेशनशिप या डिफरेंस. लेकिन ये रिलेशनशिप या डिफरेंस, हम जैसे मान लो कि अगर हम 5 लोगों पे ये टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी का टेम्परेचर घट गया, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि इसी से टेम्परेचर घट जाता है. नो, वो जो पूरा पॉपुलेशन हम ले रहे हैं अंडर स्टडी, जिसको कि हम सैंपल कहते हैं, वो हमारा सैंपल इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि उसको हम जनरलाइज कर सके. वो एक तो पहला प्रॉपर पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंट करें. और सेकंड, जो सैंपल साइज होना चाहिए वो लार्ज एनफ होना चाहिए, जो कि हमारा रिलेशनशिप को अगर सपोर्ट करता है, तो उसमें से भी एक सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब ऐसा नहीं है कि 5 लोगों के बीच में एक लोग ने कह दिया तो हो गया, नहीं. अगर मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन अगर मान लीजिए 1.4 बिलियंस है, तो 1.4 बिलियन में इफ आई हैव टेकन अ सैंपल ऑफ से 14 lakhs, तो हमारा जो सैंपल आना चाहिए जो पैरासिटामोल खा करके ठीक आ रहा है, तो इट शुड बी नियर अबाउट 7 to 8 lakhs, तभी जाकर के एक सिग्निफिकेंट फिगर. स्टैटिस्टिकली हमको उसको प्रूफ करना पड़ता है यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. आज के टाइम में सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. अदरवाइज पहले बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे हम बाय हैंड, और उसको बेसिस पे हम ये सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, और जिससे कि एनालिसिस करके हम डेटा विड्रॉ करते हैं. मतलब जो कंक्लूजन है उसको विड्रॉ करते हैं, सॉरी, जिसको कि हम इन्फ्रेंस कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी तरह का रिसर्च करते हैं उसका जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो होता है डेटा, मतलब रिलेशनशिप का जनरलाइजेशन. हमने जो चीजें निकाली उसको हम कितने लेवल तक जनरलाइज कर सकते हैं, कितने लेवल तक उसको यूनिवर्सल बना सकते हैं. तो दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा. तो एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं, देयर कैन, सिंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, जैसा कि आपको पहले भी बताया था
कि डेटा दो तरह का होता है, इसी वजह से डेटा का जो एनालिसिस होगा वो भी दो तरह का होगा। पहला तो होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव डेटा में बेसिकली हम डील करते हैं जो भी ऐसा डेटा जिसमें कि जैसे कि जो डाइकोटमस डेटा हो, या फिर ऐसा डेटा जिसमें जो रेशियो स्केल पे ना हो, इन जो कि रेशियो स्केल पे ना हो, नॉमिनल डेटा हो, ऑर्डिनल डेटा हो, वैसी सारी चीजों को हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऐसा जैसे कि एज हो गया, जैसे कि जेंडर ऑफ पीपल हो गया, वर्क ग्रुप्स हो गए, ये सारे डिस्क्रिप्टिव डेटास में आते हैं। उसी तरह से इन्फ्रेंशियल जितने भी रहेंगे, इन्फ्रेंशियल डेटा का बेसिकली हम जनरलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं, या इन्फ्रेंशियल एनालिसिस जो भी हम करते हैं वो जनरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। इसको समझने के लिए आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या कितने तरह के एनालिसिस होते हैं। So descriptive analysis basically deals with finding out some sort of index, finding out some sort of certain indices from the raw data. So descriptive data analysis में it is largely the study of distribution. हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर मान लीजिए हमने एक क्लास लिया है और उसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट किस तरफ मूव कर रही है, मतलब सारे के सारे बच्चे 5 फीट एंड अबव है, या कुछ बच्चे 3 फीट वाले भी हैं, कोई बच्चे 4 फीट वाले भी है, कोई बच्चा 6 फीट वाला भी है, तो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फिर उसमें हम क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस लार्जली डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स। जैसे कि किसी कंपनी का हमको प्रोफाइल प्रेजेंट करना हो, जैसे आपको पहले भी बताया, वर्क ग्रुप, पर्सन, जो भी मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसमें कि बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और उसमें जब हम उसको पिक्टोरियली अगर हम प्रेजेंट करते, तो वहां पे जो डेटा एनालिसिस होगी, वहां पे जब डिस्क्रिप्टिव डेटा देते, तो किसी ना किसी तरह का इंडेक्स लेकर के उसको हम आइडेंटिफाई करते। जैसे मेल एंड फीमेल, तो ठीक है, मेल एंड फीमेल कैन बी अ डिस्क्रिप्टिव डेटा, लेकिन मेल एंड फीमेल में एवरेज हाइट ऑफ मेल, एवरेज हाइट ऑफ फीमेल, और फिर इफिशिएंट, फीमेल आर मोर इफिशिएंट देन मेल, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम डिस्क्रिप्शंस निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेटा इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। This sort of analysis may be in respect of one variable, two variable, or more than two variables, जिसको कि हम मल्टी वेरिएबल्स कहते हैं। और जहाँ पे वन वेरिएबल होता है उसको यूनी डायमेंशनल डेटा कहा जाता है। जहाँ पे टू वेरिएबल डेटा एनालिसिस होता है उसको हम बाईवेरिएट कहते हैं। और जहाँ पे मोर देन टू डेटा वेरिएबल होता है उसको हम मल्टी वेरिएट या मल्टी डायमेंशनल डेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली साइज एंड शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टडी की जाती है, एंड साइज एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन based on variables, one variable, two variables, or more than two variables. Let's see how it is being done and what are the different techniques of doing descriptive and causal data research. डिस्क्रिप्टिव को हम causal research भी कहते हैं। जब causal research तभी यूज होता है जब हम उसको रेशियो डेटा यूज कर रहे हैं तब। तो यू जब डिस्क्रिप्टिव डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहला चीज करते हैं हम यूनिडायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कि एक वेरिएबल को लेकर के एनालिसिस। ये आपको तब तक में समझ में नहीं आएगा जब तक आप पुराने सारे चीजों को रिवाइज ना करें। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करें उसके बाद ही आप इस डेटा एनालिसिस पार्ट में आइएगा। तो यूनिडायमेंशनल एनालिसिस में देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। पहला होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तीसरा होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, चौथा होता है एनोवा, टाइम सीरीज एनालिसिस, कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन या जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन बेसिकली कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि व्हाट इज द रीजन। कोरिलेशन में होता है कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स मूव कर रहा है, जैसे कि डिमांड एंड प्राइस, जब डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ रही है, जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड घट रही है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन इन बिटवीन देम। तो एक्स एंड वाई के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, दैट इज कोरिलेशन। लेकिन इस रिलेशनशिप का रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज, अगर आप कॉज आइडेंटिफाई करते हैं दैट बिकम्स अ रिग्रेशन थिंग। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन ये कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम कॉजल एनालिसिस कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं। अदरवाइज हम सिंपल अगर हम डेटा का पिक्चर प्रेजेंट करें कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, तो उस समय हम
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड यूज करते हैं जब हम जैसे कि दो तरह के एवरेजेस को कंपेयर करते हैं। तो एवरेजेस को कंपैरिजन करने के टाइम में हम वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हमको अनोवा यूज करने की जरूरत पड़ती है। जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ डेटा, हम वो चेक करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट दीज आर द टेक्निक्स जिससे कि हम डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट इसके ऊपर बुक्स की बुक्स लिखी हुई होती हैं। सिंपल इसी, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है बस इसका, लेकिन क्योंकि हमारा आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाना है और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स उसमें कम है, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बस आपके लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, डेटा एनालिसिस किस किस तरह की होती है। तो जब वो बाईवेरिएट एनालिसिस हो, मतलब टू वेरिएबल एनालिसिस हो, तो वहां पे सिंपल रिग्रेशन हो सकता है, सिंपल कोरिलेशन हो सकता है, अनोवा हो सकता है, या फिर एसोसिएशन ऑफ एटीट्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है, सॉरी। जब मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो रही है तो मल्टी रिग्रेशन हो सकता है, मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हो सकता है, मल्टी एनोवा हो सकता है, कैनोनिकल हो सकता है एनालिसिस, फैक्टर एंड क्लस्टर एनालिसिस हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा रिसर्चेस। आपको ये वर्ड्स बहुत बार मिलेंगे सुनने के लिए अगर आप रिसर्च की फील्ड में आगे जाते हैं। तो हम लोग यूनिडायमेंशनल डेटा एनालिसिस देखते हैं कि यूनिडायमेंशनल डेटा एनालिसिस में विल फर्स्ट स्टार्ट विथ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी सबसे इजीएस्ट थिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी, अगर मान लीजिए क्लास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मान लीजिए निकाल करके आए हैं कि क्लास में लोगों की हाइट क्या है, तो लोगों की जो हाइट है उसमें से एवरेज हाइट है जब हम निकालते हैं एवरेज, तो उसको हम कहते हैं मीन। ठीक है। जब हम सबको लाइन से खड़े कर दे, जैसे आपके असेंबली में लोगों को खड़े करते थे ना, हाइट वाइज खड़े हो जाओ, तो जब आप हाइट वाइज खड़े होते थे तो मान लीजिए कि आपके क्लास में 25 लोग हैं, तो सबसे बीच में जो फॉल करे, जो 13th नंबर पे हो, that is median, basically the middle value of the series, and mode is basically the most occurring data। अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही हाइट के हैं, सारे मतलब 10-12 बच्चे थे जो सारे के सारे 5 ही फीट के थे, तो वो जो 5 फीट का हाइट हो गया, दैट इज द मोड वैल्यू। सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली वो पॉइंट आपको टेल करेगा कि जहां पे अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबके हाइट का, तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स उस पूरे ग्राफ में आपको कहाँ पे पड़ रहे हैं। ठीक है। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, सबका हाइट आप उस ग्राफ में इंडिकेट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि सबका हाइट मान लीजिए 1 से लेकर के 5-10 के बीच में, तो उस जगह आपको सबसे ज्यादा डॉट्स मिलेंगे। कुछ लोग मिलेंगे जो आपको 4-10, 4-11 के फील्ड में आ जाए, हो सकता है 4.5 में भी आ जाए, कोई हो सकता है कि आपको 6 की फील्ड में भी चला जाए, 6 फीट वाला भी। लेकिन मेजर क्राउड जो आ रहा है वो 5-1 से लेकर के 5-4 के बीच में अगर आ रहा है, तो ये 5-1 से 5-4 के बीच में ही आपका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो उधर ही आने वाला है। सो बेसिकली हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं कि डेटा को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें, तो ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद सबसे ज्यादा डेटा का जो क्या कहते हैं जमाव कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, दैट इज बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी हम चूज बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी tells us, जिसको कि statistical average भी कहते हैं, tells us the point about which items have a tendency to cluster। एक जगह क्लस्टर होने का मतलब सबसे ज्यादा डॉट्स आपके जो ग्राफ में बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे। Such a measure is consolidated as the most representative figure of the entire mass। पूरे डेटा का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फिगर उसी जगह को माना जाता है या उसी वैल्यू को माना जाता है। तो इसमें 3 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 तरीका होता है। पहले तो आप मीन निकाल ले, फिर मीडियन निकाल ले या मोड निकाल ले। मीन इज बेसिकली द अर्थमेटिक एवरेज, मतलब टोटल फिगर्स को मिला करके ऐड करके नंबर ऑफ फिगर्स से उसको डिवाइड कर देते हैं। मीडियन हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं, और मोड में जो हाईएस्ट ऑकरिंग डेटा है हम उसको निकालते हैं। देयर आर सेवरल टेक्निक्स, बहुत सारा वेरिएशन होता है मीन मीडियन मोड में, जिसको आप ऑपरेशन रिसर्च में भी पढ़िएगा और जिसको कि आप अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर में भी पढ़ के आए।
ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड, आपके रिसर्च के पेपर में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि मीन निकालो, मोड निकालो, मोड निकालो, नो, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। और इतना थोड़ा सा डेटा के साथ लेकर के हम कभी भी कोई भी रिसर्च नहीं करते। आज के टाइम में डेटा इतना मैसिव होता है रिसर्च के लिए कि उसको हाथ से कैलकुलेट करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और क्योंकि बहुत इजीली हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो बस आपको बेसिक समझना है कि कब क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या डेट उसका फॉर्मूला होता है, ये सब उतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती आज के टाइम में, क्योंकि सब चीज के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली आपका जो भी पूरा डेटा है ना, वो उसका जो क्लस्टरिंग हो रहा है तो उसमें किस तरह का डेविएशन और किस तरह का रेंज है, मतलब डिस्पर्शन मतलब क्या है कि वो कितना फैला हुआ आपका डेटा है, वो बेसिकली हम उसमें ढूंढते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि कोई आपकी क्लास में 4-11 हाइट, 4-5 वाला भी हाइट वाला हो सकता है, कोई 6-2 वाला हाइट भी हो सकता है। तो डिस्पर्शन में बेसिकली पूरा पूरा जो रेंज है ना, इस पूरे को कवर करते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहला चीज जो हमको देखने की जरूरत पड़ती है वो होता है रेंज। रेंज बेसिकली आपको देता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब 6-2 वाली हाइट में से हम 4-5 वाली हाइट को माइनस करेंगे, तो ये पूरा एक रेंज हो गया हमारा। उसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है जो आपको पूरे रिसर्च एनालिसिस में मिलेगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा, सबसे क्या बोलते हैं उसको कि इंडिकेटर के थ्रू, इंडिकेटर जो हम निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, और डेटा एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज। तो रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू इन द इंटायर रेंज। उसके बाद होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइटम फ्रॉम सम एवरेज ऑफ द सीरीज। आपने अगर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट अपने स्कूल टाइम में अगर कैलकुलेट किया होगा, या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट अगर आपने बनाया होगा, तो आपको शायद एक याद हो कि एक पहला लाइन में आप लिखते हैं एक्स का वैल्यू, उसके बाद उसी एक्स में से एक ऐसा वैल्यू आप निकाल लेते हैं जिससे कि सारे वैल्यूज को आप माइनस करते हैं। ठीक है। जो आप एक्स हाइफन के तरह इंडिकेट करते हैं, या एक्स के ऊपर आप जो अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है उसको आप यूज करते हैं, और वो एवरेज वैल्यू में से सबको माइनस करते हैं, जैसे दैट उसके बाद जो वैल्यूज निकल करके आती है उसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। The average of difference of values of item from some average of the series, उसको हम मीन डेविएशन कहेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला सीरीज, ये 2 2 2 4 6 8 9, यहाँ पे आप एग्जाम्पल आप देख लो इस जगह पे, अगर एग्जाम्पल में ये सारी चीजों को अगर हम चला गया, यस, ये 2 2 2 4 6 8 9, इसको अगर हम एक लाइन से, मान लो एक लाइन से इसे लगा के रखें, और उसमें से अगर मान लीजिए कि हम एवरेज में ले लेते हैं 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, इसको माइनस, इसको माइनस, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे वो आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा जो भी वैल्यूज आता रहेगा वो आएगा -2 -2 -2, यहाँ पे 0 आएगा फिगर, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है। इसमें से सब में से 4 को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये जो आपका -2 -2 -2 0, एक दिमाग में कैलकुलेट करिए कि वो इस तरह का जब वैल्यू आए तो उसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है। व्हेन मीन डेविएशन, हम आपको एक ग्राफ बना करके दिखाते हैं। When mean deviation is divided by the average used in finding out the mean deviation itself, the resulting quantity is described as coefficient of, जो पूरा जो वैल्यू है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहते हैं। जो मीन डेविएशन आया उसको हम एवरेज यूज इन फाइंडिंग द मीन डेविएशन, मतलब जो 4 था उसी से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो उसको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहते हैं। ठीक है।
तो ये हो गया मीन डेविएशन। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली द स्क्वायर रूट of the average of squares of the deviation when such deviations for the value of individual item in a series are obtained from arithmetic average। इसी में जो लास्ट वाला आपका एग्जांपल था, जो हमने मीन डेविएशन में ये वैल्यू 4 ले लिया था, इसी 4 की जगह पे जो हमारा मीन का वैल्यू है 4.7, अगर ये 4.7 से डिवाइड करें सबको, मतलब 4.7 से माइनस 4 की जगह हम 4.7 यूज करते हैं क्योंकि मीन वैल्यू 4.7। अगर आप ये सारी चीजों को ऐड करें और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू विल कम आउट एट 4.7। तो ये अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं और अर्थमेटिक मीन को यूज करके सारा वैल्यूज को माइनस करते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस when such deviation for the value of individual item in a series are obtained from arithmetic average। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। विल शो यू कैलकुलेशन कि कैसे करते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट बताएंगे आपको, उससे आपको दिख जाएगा कि क्या किस जगह को स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे, कौन सी जगह को मीन डेविएशन कहेंगे। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। So when we divide the standard deviation by arithmetic average of the series, the resulting quantity is called coefficient of standard deviation। उसी चीज को फिर वापस से अगर हम उसी सेम अर्थमेटिक एवरेज से डिवाइड करते हैं तो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट यहाँ पे अर्थमेटिक यूज हो रहा है तो इसीलिए उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। उसी तरह से when the coefficient of standard deviation is multiplied by 100, it is known as coefficient of variation, और square of standard deviation is known as variance। ये बहुत बार ये टर्म्स यूज होंगे आपके। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ सिमेट्री, इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सिमेट्री और मेजरमेंट ऑफ एसिमेट्री, जिसको स्क्यूनेस कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने क्लास में बच्चों का कितना हाइट है उसका एक ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, तो ग्राफ अगर मान लीजिए सबका हाइट करीब 5 से लेके 5-4 के बीच का हाइट है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ना ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा। कोई हो सकता है कि जो 4 वाला हाइट में आ जाए, 3 वाला हाइट वाला इधर आ जाए, और किसी का जो हाइट, मतलब जब आप पूरा एक स्क्यूनेस डिवाइड ये करते हैं, जब स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो डेटा होगा वो ज्यादातर माना जाता है कि एसिमेट्रिकल डेटा रहता है। एसिमेट्री और सिमेट्री आप समझते होंगे। सिमेट्री होता है जब इस दोनों को, अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दें ना, यहाँ से बीचों बीच अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दें तो ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, जिसको कि हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप अगर करता है तो इसको हम स्क्यूनेस, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री यहाँ पर होगा जब हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, लेकिन ऐसा बहुत केसेस में नहीं होता है और ये चीज एकदम बराबर नहीं होती। तो वो क्या हो सकता है, वो मूव डेटा इस तरफ ज्यादा मूव कर सकता है या डेटा इस तरफ ज्यादा मूव कर सकता है, मतलब वो नेगेटिव की तरफ जा सकता है या पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है। तो अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। ठीक है, तो स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ एसिमेट्री एंड शोज द मैनर इन विच द आइटम्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द एवरेज। एवरेज के अराउंड डेटा कैसे क्लस्टर्ड है वो दिखाता है। तो एवरेज क्या होता है ना, एवरेज बदल सकता है। अगर मान लीजिए किसी का हाइट अगर क्लास में अचानक से बाकी सारे लोग 4 फीट वाले हो गए और एक बंदा है जो 6 फीट का है, 2 बंदा है जो 6 फीट का है, तो एवरेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ना, हायर साइड में चला जाएगा। तो एवरेज क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल डेटा है और वो कोई भी बड़ा फिगर होने से उसके वो जो एवरेज है ना वो पूरा चेंज होने लगता है। तो जब भी आपका एवरेज के पास पास जो क्लस्टरिंग होती है, हम बेसिकली उस क्लस्टरिंग को चेक करते हैं। अगर ये चीज ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसको हम बेल शेप कहते हैं, बेल शेप्ड ग्राफ, और इसको कहा जाता है डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक एवरेज है और उसके आसपास एकदम ऐसे ऐसे सिमेट्रिकल डेटा फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है
तो डेटा क्या होगा, वो स्क्यूड हो जाएगा, या तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा या तो नेगेटिव स्क्यूड होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, किसी का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। जैसे आप एक निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, मान लो दिस इज 0, तो म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड म्यू इज लेस देन 0, दोनों तरह का इक्वेशन हो सकता है। मतलब माई हाइट इज इंक्रीजिंग एंड माई हाइट इज डिक्रीजिंग, और माई हाइट वॉज सेम एज, दवाई खाने से पहले, देखो मतलब हम वापस अपने वजन, हाइट पे तो नहीं बढ़ने वाला, वजन पे ही जाते हैं। तो वजन दवाई खाने के बाद सेम है, मतलब वो सेम, वो 0 का 0 ही रह जाएगा, सेम इसी जगह पे रह जाएगा ऐसा। मेरा वजन बढ़ रहा है, ठीक है, और बढ़ने लगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ग्राफ मूव करेगा। मेरा वजन घटने लगा तो भी ग्राफ मूव करेगा। तो ठीक है, मतलब पहले जो वैल्यू था, अभी मेरा वजन अगर घट रहा है तो मेरा वजन का जो ग्राफ बनेगा इस तरफ बनेगा, और दवाई खाने के बाद अगर मेरा वजन बढ़ने लगा तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरफ बनेगा, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0, द वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 0, द वैल्यू कैन बी लेस देन 0। अब ये 0 की जगह पे कोई और भी वैल्यूएशन हो सकता है। तो सिमेट्रिकल डेटा या फिर एसिमेट्री में, या स्क्यूनेस, या फिर जब भी हम एसिमेट्री मेजर करते हैं, तो बेसिकली हम देखते हैं, जैसे कि अगर आपका आता है ना, नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है आपका, कि नो इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, नो इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट। तो दैट पॉजिटिव इफेक्ट आप कैसे दिखाएंगे, मतलब आप पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा होना चाहिए आपको। अगर नेगेटिव इफेक्ट दिखाना है तो डेटा शुड बी नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड डेटा दिखाने के लिए आपको पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूनेस दिखाना पड़ता है। अगर आपने किया कि नहीं ये पहले इक्वल था, अभी नहीं इक्वल नहीं है, उसके लिए आपको ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेजर ऑफ सिमेट्री, मेजर ऑफ एसिमेट्री, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा सारा कुछ। लेकिन स्क्यूनेस बेसिकली आपका बताता है कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली है या नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली नहीं है तो वो उसमें स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस किस तरफ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है, दोनों ही केस में ये बताता है कि जो आपका एवरेज है उससे हम फार ऑफ जा रहे हैं, एवरेज से हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जेड एम एक्स बार आपको वैल्यू दिख रहा है, एक्स बार इंडिकेट करता है मीन, यहाँ पे एक्स एम इंडिकेट करता है मीडियन, और जेड दिखाता है मोड। जेड ऑब्वियसली ये फिगर वही बार वहीं पे बनेगा, ये ऊंचाई जो फिगर आपका बार बार आता हो। तो बार बार यहाँ पे क्या दिख रहा है, जेड से हम बार बार आने वाला फिगर क्या है, मोड। तो जहां पे भी जो फिगर बार बार आ रहा है वहीं पे मोड बनेगा। जो मीन का फिगर होता है, अगर चीजें इधर इधर ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो ऑब्वियसली एवरेज इधर आ जाएगा, अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है तो एवरेज इधर आ जाएगा, ये एवरेज को इंडिकेट करता है। और मीडियन फिगर आता है कि बीच का फिगर, तो ये पूरे को प्लॉट करिए तो बीच का फिगर यहाँ, बीच का फिगर यहाँ, तो इन दोनों के बीच में फॉल करेगा। तो तीनों केस में मीन मीडियन मोड, और जब यहाँ पे नो स्क्यूनेस का केस रहेगा तो मीन मीडियन मोड तीनों एक ही जगह पर होगा। सो दिस इज मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस और मेजरमेंट ऑफ एसिमेट्री, ठीक है। सो इसके बाद जो चीजें आती हैं वो आती हैं कॉजल। अभी तक में तो हमने सिर्फ डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, लेकिन उसके बाद हम उसका कॉज रिलेशनशिप देखते हैं। मतलब उसके बढ़ने से ये बढ़ता है, उसके घटने से घटता है, that is correlation, and what is the reason behind that is the regression that will become a part of causal relationship, जो कि यूनिडायमेंशनल में हम सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम बाईवेरिएट में जाते हैं तो वहां पे दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, और जैसे हम मल्टी वेरिएबल्स में जाते हैं तो वहां पे मल्टी रिग्रेशन का होता है, मल्टीपल रिग्रेशन। तो मल्टीपल रिग्रेशन में हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको स्टडी करते हैं, जिससे कि आपका पर्टिकुलर जो डेटा है उसमें चेंजेस आ रहा है। जैसे कि मेरा फीवर, अब मुझे फीवर हो सकता है तो उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, मैं एग्जर्टेड हो सकती हूँ, मुझे ठंड लगी हुई हो सकती है, मैंने कुछ ऐसा खा लिया उसकी वजह से हो सकता है, मुझे दवाई का रिएक्शन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी अ रीजन फॉर दैट। तो उस केस में देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स जो इस फेज को इफेक्ट कर रही हो, तो वहां पे हम मल्टीपल डेटा एनालिसिस करते हैं या फिर मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं स्पेसिफिक। सो
वो हम लोग कॉजल रिलेशनशिप